गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 31 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वैसे तो वो रिपीटेड टॉपिक है, ये कुछ महीने पहले की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे टीवी चैनल्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया था। आज फिर से हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में। ये भी हम लोगों ने पहले किया था केरला में वेनाड डिस्ट्रिक्ट में, खासकर यहाँ पे हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व या नेशनल रिजर्व के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन यानी कि अपना जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है 16th, उसको अभी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे आज। उसके अलावा भैया टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ये दुनिया भर की जो है वो ले ऑफ कर रही हैं, मतलब लोगों को नौकरियां से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। वेल्थ टैक्स क्या होता है, इसकी नॉन रिपोर्टिंग क्या होती है, ये आज का टैक्स सेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। हम लोग 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने वेल्थ टैक्स के बारे में बात किया था। लेकिन इंडिया में वेल्थ टैक्स को क्यों हटाया गया है, वेल्थ टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और लोग अपने वेल्थ टैक्स को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पद्मा अवार्ड अभी जो दिए जा रहे हैं और बेसिकली सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है, उसमें खासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पद्मा अवार्ड दिए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए ये आज का है एडिटोरियल सेक्शन। थोड़ा सा मेरी वॉइस में आज प्रॉब्लम हो सकती है, मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्जरी हुआ था, मेरा टूथ को एक्सट्रैक्ट करवाया गया था, तो थोड़ा सा प्लीज़ कोप अप करें। ठीक है, चलिए आप फ्रंट पेज में देख लेते हैं एक बार क्या है। ओपोजिशन सीक्स आंसर्स ऑन अडानी स्टॉक फज। ये आपको अच्छे से पता ही है कि अभी एक अमेरिका का एक बेसिकली एक थिंक टैंक टाइप का है, एक रिसर्च सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने अभी 2 साल की रिसर्च के बाद, 2 साल का रिसर्च हुआ था वो, ठीक है, उसके बाद एक रिपोर्ट इशू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो वो इंडिया का अडानी ग्रुप है, जिसकी पिछले 2 साल में जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और टैक्स इवेजन कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस ये 2 चीज़ें होती हैं। आपको अगर आपने इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। टैक्स अवॉइडेंस दोस्तों एक्चुअली वो लीगल होता है और टैक्स इवेजन जो है वो इल्लीगल होता है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप थोड़े समय के लिए अपने टैक्स को पे करना डिले कर सकते हो। तो ये पूरी तरह से कानून के अंदर होता है टैक्स अवॉइडेंस, और हमारे इनकम टैक्स के अंदर इसके लिए प्रोविजंस दिए होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको टैक्स देना ही पड़ता है टैक्स अवॉइडेंस के अंदर, इसमें किसी तरह की ब्लैक मनी जनरेट नहीं होती है। जबकि टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि पूरी तरह से टैक्स को आपने इवेड कर दिया, आप उसको नहीं देना चाहते हो। तो ये इसके लिए ना इलीगल तरीके अपनाए जाते हैं और इसमें बहुत सारा ब्लैक मनी भी जनरेट होता है। तो अभी ये रिपोर्ट आई है, इसने कहा है कि अडानी ग्रुप वो स्टॉक मैनिपुलेशन भी कर रहा है और टैक्स इवेजन भी कर रहा है। अडानी ग्रुप ने दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जैसे सिंगापुर, मलाया और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनीज ओपन कर रखी हैं जिसके थ्रू वो राउंड ट्रिपिंग करते हैं और ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। अभी तो देखो उसमें मामले में ज़्यादा नहीं जाएंगे, इकोनॉमी का पूरा बेसिक वो अलग से टॉपिक हो जाता है, अभी बाद में बात करेंगे, अभी उसके ऊपर इतनी बहुत एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। बट एनीवेज, अब वो रिपोर्ट सही है गलत है ये तो बाद की बात है। लेकिन हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अभी एक सारी पार्टीज़ की मीटिंग रखी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन में इसके मुद्दे के ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भाई, अपना LIC है और अपना जैसे PNB है, इनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है अडानी ग्रुप के अंदर। और इनका पैसा मतलब जनता का पैसा है ना। LIC ग्रुप में करोड़ों लोग LIC करवाते हैं। तो कल को ऐसा ना हो भाई अडानी ग्रुप कोई ऐसा फ्रॉड हो जाए जैसे विजय माल्या ने किया, किसी और ने किया, तो जनता का पैसा डूब जाए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो जनता के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो ये उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्होंने बातचीत यहाँ पे किया था। चलिए, चैनल्स कैन स्टैगर कंटेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस प्रोग्राम्स सेंटर। स्टैगर का मतलब ऐसे तो कई सारे मीनिंग होते हैं इंग्लिश की वर्ड में बात करें तो, लेकिन यहाँ पे जो स्टैगर का मतलब है वो होता है कि आप एक ही चीज़ को अलग अलग टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे करो, उसको अलग अलग टाइम पे कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो।
तो बात यह है कि कुछ समय पहले हमारी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस ने ये कहा था कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको 30 मिनट तक ऐसे प्रोग्राम दिखाने पड़ेंगे जो कि नेशनल वैल्यूज़ के हों। सरकार का ये कहना है क्योंकि जो एयरवेज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए सारे न्यूज़ चैनल को पब्लिक के फेवर में काम करना चाहिए, देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। हालांकि ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई ऐसा क्यों, हम तो पैसा पे कर रहे हैं ना, माना कि पब्लिक प्रॉपर्टी है लेकिन हम तो पैसा पे कर रहे हैं, तो आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे कल को मान लो एयरटेल कंपनी को सरकार बोले कि आप ऐसा करो कि महीने में 2 दिन सभी को फ्री में कॉलिंग करवाने दो, क्योंकि जो एयरवेज है, जो फ्रीक्वेंसी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब भाई एयरटेल ने पैसा पे किया है ना, वो थोड़ी ना करेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली 8 ऐसी कैटेगरी रखी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जिसके तहत ये 30 मिनट का प्रोग्राम हो सकता है। जैसे एजुकेशन, लिटरेसी प्रमोशन, फार्मिंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट, वीमेन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एनवायरनमेंट, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन 8 चीज़ों पे कर सकते थे। अब ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है, ये जो 30 मिनट का ब्रॉडकास्टिंग करना है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हो, ठीक है। अब भाई कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है, तो यानी कि 10-10 मिनट के 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जैसे 2 न्यूज़ चैनल हैं, वो इस कंटेंट को आपस में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों को अलग अलग ही करना रहता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, और सरकार ने कहा है कि अभी कुछ और गाइडलाइंस फ्यूचर में इशू करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। चलिए, प्लान इन प्लेस टू इरेडिकेट इन्वेजिव प्लांट स्पीसी फ्रॉम द केरलास वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। ये टॉपिक हम लोग ने थोड़े दिन पहले भी किया था एक्चुअली, और जिसमें केरला के खासकर वेनाड के अंदर, और हम यहाँ पे खासकर जो है पेरियार नेशनल रिजर्व की बात भी करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। तो केरला के कुछ फॉरेस्ट रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये रिसर्च करके ये पाया कि एक खास तरह का प्लांट है वहाँ पे, जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टेबिलिस। ये हमने के थोड़े समय पहले बात किया था, नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे आपको, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस। और ये इसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी सारे चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्लो हो गया है ये, ठीक है। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, ये नाम आपने याद रखना है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है आज के लिए। तो भाई ये एक है ना, एक इन्वेजिव स्पीसी है, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसी का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइड स्पीसीज होते हैं, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी नए हैबिटाट में, किसी भी नए इकोसिस्टम में, और वहाँ पर जाके वो टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, मतलब दूसरे को नुकसान पहुँचाता है, ये होता है इसका मतलब। जैसे अगर हम लोग सीबीडी की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज मतलब आईएएस, ये दूसरे वाला आईएएस है, इन्वेजिव एलियन स्पीसी ये दूसरे वाला है, ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीसी। तो एलियन मतलब समझ गए जो बाहर से आते हैं, इन्वेजिव मतलब जो इन्वेड करते हैं, है ना, किसी दूसरी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसको कंकर करने के लिए इन्वेड करते हैं, है ना। तो जैसे मोहम्मद गौरी, अलेक्जेंडर, उन्होंने बहुत दुनिया को जो है वो इवेजन किया था, उस तरह से। अ इन्वेजिव एलियन स्पीसी हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड थ्रेटन इकोसिस्टम, हैबिटाट्स और स्पीसीज विद सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल हार्म एंड हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, इन्हें कहा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। तो ये सेना स्पेक्टेबिलिस की खासकर बात कर रहे हैं, तो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये किया था। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बड़ा एक पेड़ है, और ये फ्लावर्स इसके ऊपर ऐसे तरह से रहते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग पर्पज़ के लिए इसको शुरुआत एक्चुअली 1970s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये खासकर सोशल फॉरेस्ट्री के लिए इसको यूज़ किया गया था, और डेकोरेशन वगैरह पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम येलो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन भैया है बड़ा खतरनाक। अब उस समय तो हमें पता नहीं चला था, बाद में पता चला, क्योंकि खासकर पेरियार टाइगर रिजर्व, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई जगह पे जाके इसने जो है ओवरटेक कर लिया है, और वहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। द लार्ज ट्री नीड टू बी डिबार्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट हाइट डाउनवर्ड। अब क्या है कि केरला का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने केरला की गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि सर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें देखो 10-12 साल का समय लगने वाला है, आप सभी पेड़ों को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ब्रेस्ट हाइट से यानी कि 1.3 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, ऊपर फोटो दिखाता हूँ आपको ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो है इस तरह से इसका बार्क जो होता है, इसकी मतलब बाहर वाली जो स्किन होती है, उसको रिमूव किया जाता है,
जब इसको रिमूव किया जाता है तो ऊपर से बहुत सारे सीड्स वो ज़मीन में चले जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये पेड़ ना अपने आप ही मर जाता है, लेकिन जो सीड्स होते हैं नीचे वाले, ये दोबारा से पेड़ बनना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार जब इस बाहर वाली बार्क को उतारा जाता है तो कुछ दिन के बाद इसको जड़ से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में ये जो छोटे छोटे वीड्स होते हैं उनको हाथ से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसी वहाँ पे पहले से ही चल रही है, लेकिन इसमें कम से कम 10-12 साल का समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये जो पेड़ है वो वहाँ पे फैल चुका है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है। सेनस स्पेक्टेबलिस के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। ये जो है एक फेबिस फैमिली के बारे में से बिलोंग करता है। प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट है वैसे तो ये, मतलब दिखने में अच्छा लगता है ना, तो साज सजावट के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन ग्रो 7 to 8 मीटर टेल, ठीक है। और ये एवरग्रीन वैसे फॉरेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी जो है डेसिडियस नेचर भी नज़र आता है इसका, जब इसके ऊपर जो है फ्लावर वगैरह काफ़ी येलो हो जाते हैं, ठीक है। और इसे काफ़ी ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है आजकल, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी बायोफिल्म, ठीक है, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती हैं। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा आपसे, 100% सवाल आएगा यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, क्यूबा वगैरह में इसको इन्वेजिव स्पीसीज डिक्लेयर किया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और इसके से सर्वाइवल के चांसेस जो 95 से 99% होते हैं, मतलब और 8 से 9 साल तक जो है ये जो है ज़िंदा रहता है, इसकी एज होती है, उसके बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। वाइल्ड लाइफ कम्प्लीटली अवॉइड। अब क्या है ना, जो वाइल्ड लाइफ होती है जैसे हमारे डियर्स वगैरह हो गए, कोई भी हो गए, वो इस फूड को इसको कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टॉक्सिक लगता है। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बिल्कुल भी नहीं जाती है। इवन वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह भी ग्रो नहीं करते हैं, ये सोचने की बात है। जहाँ पे सेनस स्पेक्टिकुलस होता है, ये इतना टॉक्सिक होता है कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी नहीं जाते हैं। तो और इस समय जैसे हमारा पेरियर रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वायनाड, वहाँ के 2 से लेके 5% एरिया में ऑलरेडी इसका कब्जा हो चुका है। तो लोकल ट्राइब्स भी बड़ी खतरे में हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको निकालना है वहाँ से, ऐसा प्रपोजल आया है। तो थोड़ा पेरियर टाइगर रिजर्व के बारे में आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए मैंने अलग से कंटेंट डाल दिया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। वैसे आपको दिखाता चलूँ कि जो अपना यहाँ पे देखिए आ जाता है इडुक्की, ठीक है। और जो है ये सारे के सारे, अगर जैसे देख सकते हो, ये पेरियार जो है टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहे हैं शेंडूरने, ठीक है, इधर से मालाबार आपको नज़र आ रहा है, ये रहा वेनाड, ठीक है। इधर है आपका साइलेंट वैली। तो वेनाड के अंदर भी सन्नस स्पेक्टिकुलिस है और पेरियार के अंदर भी सन्नस स्पेक्टिकुलिस है, इसको थोड़ा रिमूव करना है, ठीक है जी। चलिए, सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अप 16th फाइनेंस कमीशन सून। तो जल्दी ही 16th फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा वैसे, और इसमें कुछ खास है नहीं। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वैसे आपके लक्ष्मीकांत से मैंने कंटेंट लिया है, और अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वो डिटेल से हमें अच्छे से आपको मिल जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 281 है वो फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने की पावर देता है, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5th ईयर जो है वो इसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, या फिर उनको जब लगे जरूरी है। अब ये 5 साल कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन के बहुत सारे रोल होते हैं। जो टैक्स रिवेन्यू जनरेट होता है सरकार के पास, वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 281 है वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है उसके ऊपर क्या एक्शन होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, और वो सारी रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर होती हैं, मतलब सरकार को इम्प्लीमेंट करना उसका मैंडेटरी नहीं होता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। पहले इंडिया में जो मोस्टली टैक्सेशन वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो पावर हुआ करती थी वो फाइनेंस कमीशन के प्लानिंग कमीशन के पास हुआ करती थी। यानी पहले प्लानिंग कमीशन को रिमूव करने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा पावर अभी फाइनेंस कमीशन के पास आ गई हैं। फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसने ये कहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में 41% जो है वो टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उससे पहले इट वाज लेस देन इवन 30% ऑल्सो। तो इट्स अ गुड थिंग जो यहाँ पे हुआ है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो आज का एक यहाँ पे टैक्स सेक्शन है, जो कहता है कि भैया वेल्थ टैक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कि हमारी कंट्री में एक्चुअली वेल्थ टैक्स की रिपोर्टिंग नहीं होती है, बहुत ही कम रिपोर्टिंग होती है, तो उसके बारे में है। हालांकि इकोनॉमी का बिल्कुल कोर टॉपिक है,
और अगर आपको इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं तो अभी आई वुड से कि आप इस आर्टिकल को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो ये आर्टिकल सबके लिए नहीं है, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्थ टैक्स होता क्या है। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने कोई किसी सिटी के अंदर कोई ज़मीन खरीद रखी है, कोई दुकान ले रखी है, आपके पास कोई गाड़ी है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है। आपका कोई बैंक अकाउंट में जो है कोई कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपके पास आपने करवाया हुआ है, वो सब आपका वेल्थ होता है। इनकम अलग होती है। देखिए वेल्थ और इनकम जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। वेल्थ तो ये सब हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह जो आपके पास होती है। इनकम होती है जहाँ पे आप नौकरी करते हो, ठीक है, आपको सैलरी मिलती है। आपने कोई दुकान चलाते हो, उस दुकान में आपको प्रॉफिट होता है, वो आपकी इनकम होती है। लेकिन उस दुकान की जो कीमत होती है वो आपकी वेल्थ होती है, ठीक है। आपने कोई गाड़ी ले रखी है, वो आपकी वेल्थ होती है भाई। आपका घर जो है वो आपकी वेल्थ होती है। आपने किसी कंपनी के अंदर जो है स्टॉक्स खरीद रखे हैं, वो आपकी वेल्थ होती है। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा इनके बीच में रहता है। अब सवाल ये है कि इंडिया में जो है वेल्थ टैक्स का क्या प्रोविज़न है? बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं है भाई, आपको बताता चलूँ मैं, ठीक है। इंडिया में वेल्थ टैक्स कुछ साल पहले ही रिमूव कर दिया गया था। ये सरकार ने रिमूव इसलिए किया था, सरकार का ये कहना था कि भाई वेल्थ टैक्स को कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। वेल्थ टैक्स को कैलकुलेट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। वेल्थ टैक्स को कलेक्ट करने में ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, जबकि वेल्थ टैक्स बहुत कम मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो आमदनी अठन्नी होती है, खर्चा रुपया हो जाता है फालतू में। तो सरकार ने कहा कि इस वेल्थ टैक्स को हम लोग रिमूव करेंगे और उन्हें रिमूव कर भी दिया। बट देखो हर किसी के पास वेल्थ नहीं होती है। बहुत अमीर जो लोग होते हैं उनके पास अच्छी खासी वेल्थ होती है। तो सरकार ने ये कहा कि भाई हम लोग वेल्थ टैक्स को रिमूव करेंगे, लेकिन उसके बदले में जो जो सरचार्ज होता है, जो बहुत हाई इनकम वाले लोगों के ऊपर लगाया जाता है, जिनकी इनकम जो है 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ऊपर होती है, या फिर ऐसी कंपनियां जिनकी सालाना इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर हम लोग सरचार्ज को 2% से बढ़ा के 12% कर देंगे, ताकि वेल्थ टैक्स आपने जो रिमूव किया है वो यहाँ से कवर हो सके, कॉम्पनसेट हो सके। ये सरकार ने किया था। बट आर्टिकल जो आज का है वो क्या कहता है, वो एक्चुअली वेल्थ टैक्स के बारे में ही बात करता है। ये देखिए, ये रहा ऊपर वाला आर्टिकल, ये वाला, ठीक है। आर वेल्दी इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग देयर इनकम एंड द एक्यूरेटली फाइलिंग देयर टैक्सेस। तो ये उसके बारे में बात करता है। देखिए आप आर्टिकल अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अगर इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें इन्होंने जो यहाँ पे बोली हुई हैं, वो कहता है। देखिए पहली बात है भैया, इंडिया में इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना। अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। हाँ, कुछ कंटेंट जो इन्होंने यहाँ पे बताया है वो क्या है। देखिए कंटेंट ये कहता है, एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। ऑक्सफैम एक एनजीओ है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ये कहना है कि रिचेस्ट 1%, यानी कि इंडिया में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, वो हमारी कंट्री का 40% वेल्थ उनके पास होता है, ठीक है। जबकि इंडिया के जो बॉटम सबसे गरीब नीचे वाले 50% लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3% है। सोच के देखिए, टॉप 1% के पास 40% है, जबकि बॉटम 50% के पास 3% की वेल्थ होती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। अब सरकार क्या करती है, एक तरफ रिच हैं और एक तरफ पुअर हैं। पुअर के पास ना तो कोई सुविधाएं होती, ना कोई पैसा होता, ना वेल्थ होती, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। लेकिन रिच लोगों के पास सब कुछ होता है। तो क्या किया जाए, इसका तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जुगाड़ होता है जिसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यूपीएससी में ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव टैक्स का दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता है। जैसे मान ली मेरी इनकम साल भर की 5 लाख रुपए है, तो मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए होती, या 15 लाख रुपए होती, 20 लाख रुपए होती, ऐसे ही मेरे ऊपर जो है टैक्स बढ़ाया जाता। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि उसकी तो इनकम ही नहीं होती है, ठीक है। तो मान लो किसी अमीर आदमी के ऊपर टैक्स लगाया गया, ठीक है। अब यहाँ टैक्स से सरकार को जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाएगा? उसे स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, गरीब आदमी को सब्सिडी दिया जाएगा, फ्री में अनाज दिया जाएगा, हेल्थ बेनिफिट दिए जाएंगे, इंश्योरेंस दिया जाएगा ना। तो अमीर आदमी से जो पैसा इकट्ठा होता है, सरकार उसको गरीब आदमी को किसी न किसी वेलफेयर के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है।
तो इसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इस तरह से सरकार में अमीर और गरीब के बीच में गैप कम होना शुरू हो जाता है, ऐसा एक थ्योरी में कहा जाता है। हाँ, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल तो तब होगा ना जब टैक्स इकट्ठा होगा। और टैक्स इकट्ठा कब होगा? जब अमीर लोग अपनी टैक्स की इनकम डिक्लेयर करेंगे। वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, इनकम बताते ही नहीं कि मेरी इनकम कितनी है, ठीक है। अब वहीं पे सारी प्रॉब्लम है। अगर अमीर आदमी ये बता दें कि मेरी एक्चुअल में इनकम इतनी है और सरकार के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करे, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अब यहाँ पे समस्या सारी यही है, ठीक है, सारी समस्या का जड़ यही है बेसिकली, क्योंकि ये लोग अपनी इनकम बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं, कैसे नहीं बताते हैं, वो इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है। मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक है जिसे कहते हैं कैपिटल गेन। अब देखिए, मान के चलो कि आपने टाटा कंपनी के 50 शेयर्स खरीद रखे हैं, मान लो, ठीक है। अब ये शेयर जो है आपकी कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल है। हमारे देश में जो है कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप इन 50 शेयर को किसी को बेच देते हो, मान लो ये 50 शेयर आपने जो है 10,000 रुपये के खरीद रखे हैं, ठीक है, और अगर आप इन्हीं शेयर को किसी को 15,000 रुपये में बेच देते हो, तो आपको 5,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ। इस कैपिटल गेन के ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। हो गया काम, सरकार को पैसा मिल गया, जो भी टैक्स वो लेती है सरकार आपसे ले लेगी। बट अमीर आदमी क्या करते हैं, अब सोचने की बात यह है कि ये कैपिटल गेन टैक्स तभी लगाया जाता है जब आप उसको सेल करते हो। अगर आप उसको अपने पॉकेट में रखते हो या उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल इसके तौर पे देता हूं मैं आपको, जैसे टाटा कंपनी के आपने 50 शेयर खरीद रखे थे, जो कि 10,000 रुपये में आपने लिए थे। कब लिए थे? 2020 में लिए थे, 2-3 साल पहले लिए थे। लेकिन आज के समय में उन 50 शेयर की वैल्यू इंक्रीज होकर जो है वो 20,000 हो गई है। अगर देखा जाए तो 10,000 का गेन हुआ है आपको, लेकिन इसके ऊपर सरकार तब तक टैक्स नहीं लगा सकती जब तक आप उसको सेल नहीं करते हो। हालांकि आपकी कैपिटल बढ़ी है, बट आपकी वेल्थ बढ़ी है, लेकिन सरकार आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये क्या करते हैं, रिच लोग ऐसे ही करते हैं, ये किसी भी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते नहीं हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचते नहीं हैं। उनको पता है जैसे ही वो बेचेंगे वैसे ही इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है टैक्स बचाने का, और इस तरीके से टैक्स बचाया जाता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, ठीक है, आपने टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब टाटा कंपनी क्या करता है, टाइम टू टाइम वो डिविडेंड देती है, मतलब आपके टैक्स, आपके ने जो भी शेयर वगैरह खरीद रखे हैं ना, उसके ऊपर जो बेनिफिट होता है वो आपको ट्रांसफर करती है। लेकिन अगर आप इसी डिविडेंड को वापस टाटा कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके ऊपर कैपिटल टैक्स नहीं लगता है। तो ये क्या करते हैं, रिच लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसको निकालते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से उनको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ता और ओवरऑल उनको टैक्स की बचत हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो इनकम टैक्स रिजीम के बारे में मैंने टोटली आपको बता दी, जो चीज़ें मैंने बताई हैं बेसिकली वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और क्या होता है कि और बड़े लोग दिमाग लगाते हैं। देखिए हमारे कंट्री में क्या है ना, जो एग्रीकल्चर इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो बहुत बड़ा आदमी होता है वो अचानक से एग्रीकल्चरिस्ट बन जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए। अमिताभ बच्चन के ऊपर कुछ साल पहले ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि करोड़ों रुपए की इनकम जो है अमिताभ बच्चन ने वो एज एग्रीकल्चर इनकम दिखा दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं इंडिया में, ऐसे जगह पे जैसे फार्मिंग वार्मिंग के अंदर अपनी वेल्थ को दिखा देते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो ये सब टैक्स बचाने के तरीके होते हैं, और अमीर आदमी जो है अनफॉर्चुनेटली अपने टैक्स को इस तरह से बचा लेते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें इसके अंदर और इंक्लूड की गई हैं, जैसे इनकम टू वेल्थ रेशो। उस पे मैं अभी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। बेसिक चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए, रिसेंट वेव ऑफ द टेक ले ऑफ। टेक मतलब जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे आपका अमेजोन, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उसकी बात कर रहा है, टेक कंपनीज की बात कर रहा है। ले ऑफ का मतलब जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है, ठीक है, उसे ले ऑफ कहते हैं। तो अभी रिसेंटली इसमें IBM भी हेड हो गया, जिसने 4,000 के लगभग अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है। उसके अलावा भाई अगर आप दूसरे कंपनीज़ की बात करें, मतलब इन्होंने ये कहा है कि 2022 में लगभग 1.5 लाख लोग एम्प्लॉयज़ वो है जो टेक कंपनीज़ ने ले ऑफ कर दिए हैं, जिसके अंदर गूगल, ये सब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आ गई हैं।
अभी फेसबुक ने भी लगभग 11-12 हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 10,000 के लगभग एम्प्लॉयज़ को निकाला है। अमेज़न ने 18,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। अल्फ़ाबेट ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। स्पॉटिफ़ाई ने 600 लोगों को निकाला है। सेल्सफोर्स ने भी कुछ लोगों को निकाला है। टेस्ला ने भी जो है लगभग 3,500 के लगभग लोगों को निकाला था। एचपी ने भी जो लगभग 6,000 लोगों को निकाला है। तो ये कंपनियां निकाल रही हैं। क्या इसका इंडियन के ऊपर फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। जितने लोग भी निकाले गए हैं विदेशों से, उसमें से 30 to 40% जो ऐसे लोग थे जो इंडियन प्रोफेशनल्स थे, जो H1B और L1 वीज़ा जिनको मिला हुआ था। ये वीज़ा वो होता है दोस्तों, यूएस कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशल ओकेजन ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल और द टेक्निकल एक्सपर्ट। H1B और L1 वीज़ा का यूज़ करके ये जो कंपनियां होती हैं जैसे गूगल वगैरह, वो दूसरे देशों से प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं कुछ समय के लिए, जैसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उनका H1B वीज़ा दिया जाता है। अब भैया जब इनको मान के चलिए कि जैसे मान लो आप हो और आपको यूएसए का वीज़ा मिला हुआ है, गूगल ने दिया है H1B वीज़ा, आप गूगल में जाकर आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और मान लो इस वीज़ा की जो लिमिट थी वो 3 साल थी, लेकिन अभी अमेरिका में आपको सिर्फ 2.5 साल ही हुए थे और कंपनी ने आपको निकाल दिया। देखिए कोई गारंटी नहीं होती है, जितने साल के लिए कंपनी आपको वीज़ा, मतलब वीज़ा के ऊपर लिखा रहता है उतने ही साल काम देगी, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। नोटिस दे के आपको जब काम से निकाला जा सकता है। अब मान लो आपका 3 साल का वीज़ा था, लेकिन आपको 2.5 साल में ही कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। अब ये आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, तो इस 6 महीने में आप क्या करोगे? इस 6 महीने में आप कोई दूसरी कंपनी देखोगे जो आपको हायर करेगी उसी अमेरिका में। अगर किसी भी कंपनी 6 महीने में आपको हायर नहीं करती है तो आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। उसके बाद आप अमेरिका में नहीं रह सकते, वो इलीगल हो जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये समस्याएं जो है इस समय इंडियंस को वहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नौकरियां तो निकाली गई हैं, लेकिन का बात ये कि भाई निकाली क्यों है नौकरियां? वाई? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सारी कंपनियां जो है वो निकालना शुरू कर दिया है? इसके बहुत सारे कारण जो है इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कोविड, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, सारा काम ऑनलाइन होने लगा था, ठीक है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करने लगे, तो इंटरनेट कंपनीज़ के गेम खेलने लगे। भाई तो इंटरनेट कंपनीज़ के बहुत बढ़िया दिन आ गए थे, अच्छे दिन आ गए थे। तो इंटरनेट कंपनी के ऊपर इतना काम हो गया था, इनका रिवेन्यू इतना ज़्यादा हाई हो गया था, इनको लोग हायर करने पड़े। तो ओवर हायरिंग हो गई थी और इनको लगा था कि कोविड के बाद ये जो सिस्टम है वो चालू रहेगा। इनको लगा था कि दुनिया में नया नॉर्मल आ गया है और कोविड के जाने के बाद भी लोग इसी तरह से काम करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, है ना। लेकिन इन्होंने गलत कैलकुलेशन किया। जैसे ही कोविड गया, लोग अपने दोबारा से उसी लाइफस्टाइल के अंदर आ गए, यानी वही बाहर मार्केट में जाना, दुकान से जाके सामान खरीदना, वो सब वैसे ही चलने लगा। तो ओवर कैलकुलेशन की वजह से इन्होंने अब क्या किया, उसको लोगों को फायर करना शुरू कर दिया है, जिसको इन्होंने ओवर हायरिंग किया था, ठीक है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ-कुछ बात बोली है, ठीक है। 1-2 कंपनी ऐसी हैं, जैसे अभी एप्पल है। एप्पल बहुत ज़्यादा फायरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली एप्पल ने बहुत ज़्यादा हायरिंग किया भी नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ-कुछ करके इन्होंने निकाला है। हालाँकि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना उनकी उम्मीद थी, ठीक है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। बाकी तो वही घिसी-पिटी सी चीज़ें हैं, कोई ख़ास हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, यूएसए की जॉब मार्केट के बारे में क्या कहना है? तो क्या इससे ये पता लगता है कि भैया कंपनियाँ जो ले ऑफ कर रही हैं, उससे अमेरिका की मार्केट जो है वो बर्बाद हो रही है? ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ़ अमेरिका की 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि टेक कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयड है, ठीक है। बाकी 98% जो एम्प्लॉयमेंट है अमेरिका में, वो दूसरे सेक्टर में जनरेट होती है और दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी जनरेट वहाँ पे हो रही है। तो इसका अमेरिका की जॉब मार्केट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जो इंडिया और चाइना से जो लोगों को हायर किया जाता है, मोस्टली जो टेक वर्कर्स होते हैं वो या तो इंडिया से होते हैं या चाइना से होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो 30 से 40% तो जनता यहीं से थी, बाकी दूसरी कंट्री से इधर-उधर से लेके आते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो है कुछ-कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। चलिए, अ प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट द पद्मा अवार्ड। पहले आपको थोड़ा पद्मा अवार्ड का दिखा दूँ मैं, क्या है पूरा सीन। ये हम लोगों ने किया था थोड़े समय पहले भी, उस पे मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। पद्मा अवार्ड 1954 में शुरू हुआ, बीच में कुछ साल का गैप आ गया था। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये नीचे वाला जो एरिया है, ये आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कौन-कौन सी कैटेगरी में पद्मा अवार्ड दिया जाता है,
ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे आर्ट सॉरी, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड अदर कैटेगरीज। यहाँ पे इस पे फोकस करें साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। इसमें न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट साइंस, ठीक है, स्पेस इंजीनियरिंग, वो सब आ गया। इसके अंदर कहीं पे भी एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जिनको पद्मश्री दिया जाता है या पद्मा अवार्ड दिया जाता है, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। तो ये अपने आप में ही कंट्रोवर्सी है कि भाई जब एग्रीकल्चर है ही नहीं तो आप एग्रीकल्चर के अंदर पहली बात तो क्यों दे रहे हो, और अगर एग्रीकल्चर के अंदर देना ही है तो आप एक अलग से कैटेगरी ऐड कर दीजिए एग्रीकल्चर में। क्योंकि एग्रीकल्चर और साइंस हालांकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो साइंटिफिक नहीं होती हैं, ठीक है यार। साइंस और इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? अगर किसी को साइंस कैटेगरी में देना है तो क्या होता है, मतलब उसकी क्या क्या प्रूफ होता है? अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई आपने प्रोसेस को इन्वेंट किया है, तो सीधी सी बात यह है कि पहले तो आप उसको किसी के अंदर पब्लिश करवाओगे, किसी जाने माने जर्नल के अंदर पब्लिश करवाओगे। आप पब्लिश करवाते हो तो आपका पीयर रिव्यू किया जाता है, मतलब आपके जो दूसरे फेलो साइंटिस्ट होते हैं, दूसरे साइंटिस्ट होते हैं, वो आपकी रिसर्च को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक बार जब वो उसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं तो आप उसको पब्लिश करवाते हो, तब जाके जो है आपकी किसी साइंटिफिक रिसर्च को लीगल माना जाता है, तब जाके आपको अवार्ड दिया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, राइट। ये साइंस का एक तरीका होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये सब फॉलो नहीं होता। यहाँ पे 2 एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ठीक है, जो एज पर दिस एडिटोरियल। तो पहला जो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल है वो है इनका चेरुवैयवल के रमन जी, ठीक है। ये पिक्चर इनकी यहाँ पे दिखा रखी है, बट मैं आपको साइट पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है, ये देखिए पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये इनकी पिक्चर है, राइट। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था कुछ समय पहले। डोंट नो व्हाट पद्मा अवार्ड मीन्स, प्रिजर्वर ऑफ द इंडिजिनस राइस प्लाउज एंड लोनली फॉरो, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया ये जो सर हैं, रमन जी जो हैं, इनके पास 3 एकड़ की लैंड है और अपने 3 एकड़ की लैंड में ये 55 टाइप ऑफ राइस ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये राइस वैसी हैं जो ट्रेडिशनल राइस हैं, और ये अभी 70 साल के हैं, पिछले 50 सालों से लगभग खेती-बाड़ी कर रहे हैं और अपने खेत में वो जो है वो उसको ग्रो करते हैं। और मतलब इन्होंने क्या करना शुरू किया, धीरे-धीरे गाँव-गाँव में घूम के नई-नई राइस की वैरायटी, जो पुरानी वैरायटी हुआ करती थी, उनको कलेक्ट करना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे अपने जो है खेत में लगाना उसको शुरू किया। ये सिर्फ 5वीं क्लास पास हैं, तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 55 इंडिजिनस राइस वैराइटीज़ को ग्रो करते हैं। तो ये एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन तो सरकार ने भैया इनके काम को जो आइडेंटिफाई किया और इनको अभी पद्मश्री जो है वो दिया गया, ठीक है। तो एक तो ये बात है। अब बात ये है कि हालांकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ साइंस, लेकिन इन्होंने कोई साइंटिफिक पेपर वगैरह पब्लिश नहीं करवाया है। साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज़ को कैसे देखती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इनको साइंटिफिक फील्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। तो इन्होंने ये कहा है कि भैया ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जो रिसर्च होती हैं और इनकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप अलग वैरायटी को अपने खेत में ग्रो कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हो, क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 एकड़ ही लैंड है सपोज, ठीक है, सिर्फ 3 एकड़ लैंड है इनके पास। अब उस 3 एकड़ में क्या होता है कि उसमें से ये लगभग 1-1.5 एकड़ के अंदर ये 55 कैटेगरी को ग्रो करते हैं, और बाकी के अंदर अपनी फैमिली के लिए जो है फूड ग्रो करते हैं, कोई भी पैडी कल्टीवेशन करते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो इतने कम एरिया में अगर आप 55 कैटेगरी को ग्रो करोगे तो उसका कोई लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन नहीं है ना। तो पहली बात तो ये, तो इनका ये कहना है कि भैया थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए था और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की जानी चाहिए थी। दूसरा केस यहाँ पे आता है, वो आता है खादर वली दुदेकुला जी का। इनकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ मैं, पूरा इशू क्या है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा शेयर कर देता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता है ये। दुदेकला जी जो है वो अगर आप मैसूरू में जाओगे तो बहुत जाना माना नाम है। इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी फ़ोटो वगैरह मैं दिखा देता हूँ आपको।
इनकी एक वेबसाइट भी है, आप ये देख सकते हो, श्री धन्य मिलेट, श्री धान्य मिलेट। इन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट। देखिए इनकी पिक्चर है, मिलेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर खादर मिलेट प्रोटोकॉल फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये क्या है ना, ये जो सर हैं वैसे तो डॉक्टर अमेरिका से पढ़े हैं और बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मिलेट के थ्रू जैसे जो बाजरा वगैरह, ज्वार बाजरा और दूसरी मिलेट जो रहती हैं, ठीक है, उनके थ्रू इलाज करते हैं ये। हालांकि ये जो इलाज करते हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनके कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं, जैसे कोको, ठीक है। कोका यूज टू मेक चॉकलेट हैज़ थियोब्रोमाइन एंड अल्कोलाइड सिमिलर टू द निकोटिन एंड टबैको। तो इनका ये कहना है, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो भाई हम लोग कॉफ़ी या चॉकलेट जो बनाते हैं, चॉकलेट, उसके अंदर एक केमिकल होता है कोको, जिसको बोलते हैं कोका, एक केमिकल टाइप का समझ लो या इंग्रेडिएंट होता है जो एडिक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे हम लोग निकोटीन पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वैसा ही एडिक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको नहीं लेना चाहिए। इवन डॉक्टर साहब को ये भी कहना है कि जो दूध होता है, मिल्क, वो आपको वो भी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल क्या करते हैं ना, जो हमारी काउज होती हैं, तो काउज को इंजेक्शन दिया जाता है ना। काउज को जो है ऑक्सीटोसिन या जो है एस्ट्रोजन, उसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो और वो जो इंजेक्शंस होते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन वगैरह जो है और एस्ट्रोजन जो है, जब हम लोग पीते हैं तो हमारे खून ब्लड बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आजकल गर्ल्स होती हैं उनको बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है कि जो मिल्क की वजह से आ रही है। क्योंकि काऊ में अगर आप ऐसा इंजेक्शन लगाओगे एस्ट्रोजन वगैरह का, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन वगैरह होगा, तो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो लड़कियों में बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। तो मिल्क भी मत पियो, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ना तो मिल्क पियो, ना अंडे खाओ। अंडे भी नहीं खाने हैं आपको नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाना है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि भैया जो पुराने लोग होते थे हमारे, है ना, 60-70 साल पहले जो अपने पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, मिलेट्स खाया करते थे, ठीक है, मोटा अनाज खाया करते थे। तो आज के समय हम लोगों ने वो खाना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उस समय इसी लोगों को कोई बीमारी नहीं होती थी, ना अनीमिया, इनफर्टिलिटी वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं होता था, ओबेसिटी वगैरह कुछ नहीं होता था। तो इन्होंने कहा कि हमें लोग वही तरीके अपनाने चाहिए जो हमारे पुराने बुजुर्ग अपनाया करते थे। तो ऐसा इनका कहना है। अब ये जो चीज़ें कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं एज सच। इन्होंने कोई ऐसा पब्लिक पेपर पब्लिश नहीं करवाया है। दूसरे जो अपने साइंस के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने इसकी स्टडी को अप्रूव नहीं किया है। और ये इस तरह के क्लेम कर रहे हैं, जबकि जैसे मिल्क है, घी है, उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। हमारे आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट उसके बताए गए हैं, और ये उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इनको पद्मश्री दिया जाना चाहिए? देखिए, दे सकते हैं पद्मश्री, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम उसके लिए अलग कैटेगरी बनाइए। तो साइंस के लिए आप जो कैटेगरी में दे रहे हो, उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ट्रस्ट, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ट्रस्ट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो बस यही है, कुछ चीज़ें जो इस आर्टिकल में कही गई थी। बाकी इनका ये अपना पर्सनल विचार है, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है कि और स्क्रूटनी करने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट बिकॉज एक आदमी फेमस है अपने एरिया में और वो कुछ हट के कर रहा है, वो उसको आप उसकी वजह से पद्मश्री नहीं दे सकते। आप जिस कैटेगरी में उसको पद्मश्री दे रहे हो, चाहे साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या जो कुछ भी हो, कम से कम उसकी कसौटी पे तो उतरना चाहिए, है ना। कसौटी पे उतरे, अब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ वो इसीलिए मत दीजिए कि वो फेमस है या बहुत सालों से कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये जो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली इन्होंने बताया है। बाकी इसमें और कुछ था नहीं। एक दो और एडिशनल एडिटोरियल थे अपने पास, जैसे ये वाला है, मिलेट रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। आजकल मिलेट के बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बहुत फैक्चुअल है, इसके अंदर डेटा वेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, काम की बात कम है। बट अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।